Hello, I am Shahnawaz, and in today's video lecture we will discuss magnetic effects of electric current with one of the most important topic Faraday's laws of electromagnetic induction। इस टॉपिक के साथ ही हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए और इसे कंटिन्यू करेंगे फेर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो यूज़ होता है किसी करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जबकि कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मोशन कर रहा हो। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिक्स और इसके फंडामेंटल्स को समझा। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द मैग्नेटिज्म, और इसकी प्रोसेस को समझने के लिए हमने एक एक्टिविटी कंसिडर की थी जिसमें एक कॉइल और एक मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन रख कर किसी कॉइल के अंदर करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। एक्चुअली जब मैग्नेट होता है उस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है जब किसी कॉइल से क्रॉस होती है तो उसका क्रॉसिंग का पर यूनिट टाइम जो रेट होता है जिसकी वजह से उस कॉइल में एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो जाता है और इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से ही उसमें एक करंट फ्लो होती है। कॉइल में फ्लो होने वाली इस करंट को कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट। दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर माइकल फेराडे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जनक कहे जाते हैं या इन्होंने ही एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की को खोजा था, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो उन्हीं के सम्मान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए एक लॉ दिया गया, या ऐसा कहूँ कि सर माइकल फेराडे ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया उसे फेराडेज लॉ के नाम से जाना गया। देखिए फेराडे लॉ क्या कहता है। Electromagnetic induction is a phenomena. Electromagnetic induction is a phenomena in which an induced EMF and induced current is produced in a coil by changing the magnetic field through it. अगर आप किसी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करते हैं उस कॉइल में एक करंट इंड्यूस्ड होती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड होता है। क्लियर। आप देख सकते हैं सपोज़ ये कॉइल है, हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया। इस कॉइल से अगर आप किसी मैग्नेट को मोशन करवाते हैं लेफ़्ट एंड राइट वॉट एवर, तो इस मैग्नेट से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस कॉइल से जब क्रॉस होती है तो ऑब्वियसली आप जैसे जैसे इस मैग्नेट को अंदर की तरफ लेके जाएंगे ऑब्वियसली सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्रॉसिंग बढ़ती जाएगी और ये जो चेंजिंग रेट होगा इसी की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस होगी जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इंड्यूस करंट क्रिएट होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के क्रिएट होने की वजह से, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसी तरह से अगर आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करवाएंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर फिर से अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्रॉसिंग चेंज होगी। अब अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है इसलिए यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, या हम ऐसा कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फेराडेज लॉ है उसको हम समराइज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अ चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द लूप अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द लूप produces an induced EMF and induced current in the loop. We already discussed मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी लूप इट मीन्स कि ये कॉइल से अगर चेंज होती है उस कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा और एक इंड्यूस्ड करंट भी उसमें प्रोड्यूस्ड होगी। क्लियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ and induced current depends on the change in the number of magnetic field lines through the loop with respect to time. जितने ज़्यादा चेंजेस होंगे इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्रॉस होने के उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी। इट मीन्स कि यहाँ पर करंट इस पर डिपेंड नहीं करती कि कितने अमाउंट की कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर कॉइल से क्रॉस हो रही है या इस पर्टिकुलर कॉइल से पास हो रही है, पर इस पर डिपेंड करता है, इसके बजाय ये इस पर डिपेंड करता है कि पर यूनिट टाइम कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। आप एक कंडक्टर लीजिए, उस कंडक्टर के थ्रू आप किसी मैग्नेट को पास कर रहे हैं। अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन फास्ट है तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्रॉस होने का रेट भी ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी। अगर किसी पर्टिकुलर कंडक्टर और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन स्लो है उस केस में
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होने का रेट कम होगा, ऑब्वियसली इंड्यूस्ड करंट भी कम होगी। आई होप कि आपको फेराडेज लॉ समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक और तरह से समझते हैं, एक और एक्टिविटी कंसिडर करते हैं। सपोज़ यहाँ पर 2 कॉइल्स है, कॉइल 1 एंड कॉइल 2। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, दिस इज़ 2 कॉइल्स 1 एंड 2। यहाँ पर इस डायग्राम में भी सेम कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है। सपोज़ दिस इज़ अ कॉइल 1 एंड कॉइल 2, आप इस तरह से समझ लीजिए। आपने कॉइल 1 जो है उसके साथ में एक बैटरी का कनेक्शन किया हुआ है, एक स्विच का कनेक्शन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर भी डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको शो किया हुआ है। ये जो कॉइल 1 है, इस कॉइल के साथ में क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, इट मीन्स कि सोर्स कनेक्टेड है, इसलिए इसे प्राइमरी कॉइल कहा जाता है। और कॉइल 2 जो है, इसके साथ में बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ये इसे सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। सो प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, देयर आर द 2 कॉइल्स। सपोज इनिशियली सर्किट ऑफ है, आपने जैसे ही स्विच ऑन किया, सर्किट ऑन किया, क्या होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉइल 1 प्राइमरी कॉइल से एक बैटरी कनेक्टेड है, इस बैटरी के कनेक्शन होने की वजह से इस प्राइमरी कॉइल से क्या होगा, करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो हमें पता है, ऑलस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जब किसी कंडक्टर से कोई करंट फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। सो इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ अलग तरह से होगी, मैं भी सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इस तरह से। तो सपोज़ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहाँ पर क्रिएट होगी, ऑब्वियसली सी बात है, वो धीरे धीरे किसके कांटेक्ट में आएगी, इस कॉइल 2 के कांटेक्ट में आएगी, इस कॉइल 2 के कांटेक्ट में आएगी। सो सेम कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर अब इस कंडक्टर के कांटेक्ट में कौन आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है इस कॉइल 2 से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल 2 से क्रॉस होगी। तो जितनी ज़्यादा क्रॉसिंग होगी, जितनी ज़्यादा क्रॉसिंग होगी, इस कॉइल 2 में एक करंट इंड्यूस्ड होगी, एक करंट इंड्यूस्ड होगी, जिस करंट को आप इस गैल्वेनोमीटर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी, यहाँ पर क्रॉसिंग रेट भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली सी बात है, गैल्वेनोमीटर में करंट का डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। लेकिन आपको जानकर ये हैरत होगी कि ये सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा, ये सब कुछ होगा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। एक्चुअली कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। जैसे ही प्राइमरी कॉइल 1 में या कॉइल 1 में जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, इससे जब करंट का फ्लो शुरू होता है तो ऑब्वियसली सी बात है, करंट का फ्लो धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि कॉइल अपोज करती है करंट के फ्लो होने का। इट मीन्स कि इनिशियली यहाँ पर जो इसका स्टेटस है वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करता करंट के फ्लो होने को, थोड़ा सा टाइम लेता है। वो टाइम ऑब्वियसली बहुत छोटा होता है, माइनर होता है, सेकंड्स में होता है या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो सकता है। बट जैसे ही धीरे धीरे कॉइल से करंट इंक्रीज़ होता जाता है, धीरे धीरे कॉइल से करंट इंक्रीज़ होता जाता है, ऑब्वियसली सी बात है, इसके सराउंडिंग प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ होता जाता है। मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज़ होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्रॉसिंग विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल भी इंक्रीज़ होता जाता है। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्रॉसिंग विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल इंक्रीज़ होता जाता है, यहाँ से करंट का फ्लो, सेकेंडरी कॉइल से करंट का फ्लो भी इंक्रीज़ होता है, जो फाइनली हम गैल्वेनोमीटर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ये अब एक वक्त टाइम ऐसा आता है जब इस कॉइल 1 से फ्लो होने वाला करंट कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैटरी तो आपने फिक्स अमाउंट की लगा के रखी हुई है। यहाँ पर जो बैटरी का वैल्यू है वो फिक्स है, इसलिए थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद, कॉइल 1 से करंट आई जो है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। करंट आई जब कांस्टेंट होती है तो ऑब्वियसली सी बात है, इससे प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड जब कांस्टेंट हो गया तो इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर कॉइल, अब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन तो है नहीं, दोनों अपनी पोजीशन पर स्टेशनरी हैं। सो इस कॉइल 2 से क्रॉस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्रॉसिंग रेट भी कांस्टेंट हो गया। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्रॉसिंग रेट बदल नहीं रहा, वो कांस्टेंट हो गया। सो इसकी वजह से यहाँ से अब करंट का फ्लो स्टॉप हो जाता है, यहाँ से करंट का फ्लो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्योंकि आपको ये याद रखना है, करंट तभी फ्लो होगी जब कॉइल टू अपने में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्रॉस होने का चेंज का अपोज करेगी, एक्सपीरियंस करेगी, सॉरी।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा चेंज होगी करंट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से चेंज होना बंद हो जाएगी, इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस तो हो रही है लेकिन उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हो रहा, कम या ज़्यादा नहीं हो रही है, सो यहाँ से किसी भी तरह का कोई करंट आप नहीं फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, आप इससे भी समझ सकते हैं किस तरह से। यहाँ पर एक कॉइल है, इस कॉइल के अक्रॉस अगर आपने कोई बैटरी लगा रखी है, बैटरी लगा के रखी हुई है और उसी के साथ में एक दूसरी कॉइल और है जो सेटअप अभी हमने देखा है, जिसके साथ में गैल्वेनोमीटर या एमीटर कनेक्टेड है। ऑब्वियसली हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, जो करंट की डायरेक्शन को भी ऑब्जर्व कर लेता है। सो यहाँ पर जब बैटरी से आप इसको सप्लाई देते हैं, ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर मेन कॉइल में या प्राइमरी कॉइल में जैसे ही करंट इंड्यूस्ड होता है, इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से कॉइल 2 से भी क्रॉस होती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब कॉइल 2 से क्रॉस होती है तो इसमें एक करंट इंड्यूस्ड हो जाता है और उस करंट की वैल्यू को हम इस गैल्वेनोमीटर से मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉइल 1 इज़ अ प्राइमरी कॉइल एंड कॉइल 2 इज़ अ सेकेंडरी कॉइल। When the key K is closed, a current starts building up in the coil 1. As the current increases in magnitude, through the coil 1, the magnetic field created by this current also increases, which increases the number of magnetic field lines of force from the coil 1. These magnetic lines of force also cross from the coil 2. Therefore, magnetic field lines of force passing through the coil 2 increases, creating the induced current in the coil 2, which can be observed by noticing the deflection in the galvanometer. Clear? Again, the needle of the galvanometer only deflects for the fraction of second. The needle of galvanometer only deflects for the fraction of second and then again comes to 0. This is because the time for the current in the coil 1 to attain constant value is only the fraction of second. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे ही यहाँ पर करंट कांस्टेंट हो जाती है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच जाती है, ऑब्वियसली यहाँ पर क्रॉसिंग रेट ज़ीरो हो जाता है। क्रॉसिंग रेट ज़ीरो हो जाता है तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो है वो भी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि करंट तभी फ्लो होती है जब क्रॉसिंग रेट होता है या किसी क्रॉसिंग में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि सपोज़ अभी आपने क्या किया, इसको ऑफ़ कर दिया। अब सपोज़ आपने क्या किया, इस की को ऑफ़ कर दिया। की को आप जैसे ही ऑफ़ करते हैं क्या होगा, अब इस पर्टिकुलर कॉइल वन से करंट की वैल्यू डाउन होगी, करंट धीरे धीरे कम होगा। करंट एकदम से कम नहीं होगा क्योंकि अगेन मैं बोल रहा हूँ कॉइल जो है अपनी कंडीशन का अपोज करती है। अभी कॉइल को करंट के साथ रहने की आदत हो गई है। जैसे ही आपने की को क्लोज़ किया, की को ओपन किया, इट मीन्स इस सर्किट को बंद किया, अब कॉइल से धीरे धीरे करंट का फ्लो कम होगा तो कॉइल इसका भी अपोज करेगी, अपने में से करंट के फ्लो को बंद होने नहीं देना चाहती हो। बट क्या करें, क्योंकि बैटरी का कनेक्शन ऑफ हो गया है इसलिए करंट को तो जाना ही पड़ेगा। तो करंट जैसे जैसे कम हो रही है यहाँ पर, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम हो रही है। अब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल 2 के कांटेक्ट में जो थी वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल 2 के कांटेक्ट में थी वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। इट मीन्स कि अब यहाँ पर फिर से हमें एक बार इस कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्रॉसिंग का रेट देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी पर यूनिट टाइम। तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर से एक बार करंट देखने को मिलेगी हमें, लेकिन इस बार ये करंट होगी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज़ होती जा रही थी, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज़ हो रही है। सो इसलिए अब यहाँ पर करंट फिर से एक बार इंड्यूस्ड होगी, लेकिन करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वन। अगेन यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जैसे ही यहाँ से करंट ज़ीरो हो जाती है कॉइल वन से जैसे ही करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो, ऑब्वियसली सी बात है कॉइल 2 से भी इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही था, एक थोड़ी सी देर के लिए था। अगर यहाँ पर आप करंट के टाइमिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ़ कॉइल के टर्न्स बढ़ा दीजिए। कॉइल के नंबर ऑफ़ टर्न्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है करंट को मैक्सिमम वैल्यू अटेन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ज़्यादा देर तक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी कॉइल 2 में। क्लियर? सो यहाँ भी आप देख सकते हैं व्हेन द की इज़ ओपन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस through the coil 1 changes, it means it is decreasing this time, creating an induced EMF in the coil 2
in opposite direction, the induced EMF and induced current do not depend on the total number of magnetic field lines through the coil. It depends on the rate of change of magnetic field lines through the coil with respect to time. You have to remember this concept. It is not the जो इंड्यूस करंट है कॉइल 2 में, वो इस पर डिपेंड नहीं करती कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पास आ रही है, जबकि इस पर डिपेंड करती है कि कितनी फास्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे चेंजेस हो रहे हैं। जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से क्रॉस होती है तो कितना फास्ट इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस हो रहा है। क्लियर? चलिए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। आप कंसिडर कीजिए, सपोज़ कि यहाँ पर एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है आपके पास इस तरह से, एक मैग्नेट नॉर्थ पोल, दूसरा सपोज साउथ पोल, दिस इज़ एन एंड दिस इज़ एस। और कंसिडर कीजिए सपोज़ यहाँ से कोई कंडक्टर पास हो रहा है। इस कंडक्टर, ये क्या हो रहा है, कंडक्टर यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये क्रॉस कर रहा है। सो इस कंडक्टर से क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा, एक करंट फ्लो होगा। इस करंट को आप यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं, इस करंट की डायरेक्शन को आप यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं। सो यहाँ पर कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से या मैग्नेटिक फील्ड से अगर आप किसी कंडक्टर को पास करते हैं या कंडक्टर का मोशन करवाते हैं तो उस कंडक्टर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी मैग्नेट को कॉइल के थ्रू पास करवा रहे थे या कॉइल के करीब में ला रहे थे, इनके बीच में रिलेटिव मोशन था, तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा था। यहाँ पर कॉइल का काम कौन कर रहा है, ये कंडक्टर कर रहा है। ऑब्वियसली मैग्नेट का काम कौन कर रहा है, ये मैग्नेटिक पोल्स कर रहे हैं। तो इस तरह के केसेस में अगर आप करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि करंट एक्चुअल में किस डायरेक्शन में फाइंड आउट होगा या फ्लो होगा, सो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। सो देखिए क्या कहता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। स्ट्रेच द थंब, द फोर फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड सो दैट दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपने आपके थंब को, आपकी फोर फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच किया हुआ है। अपने राइट हैंड का थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच किया हुआ है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नाउ फर्स्ट ओरिएंट यूर हैंड सच दैट द फोर फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप आपके हाथ को इस तरह से ओरिएंट करिए कि आपकी जो फोर फिंगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाए, देन अपने हाथ को इस तरह से रोटेट करिए कि मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन बिल्कुल करेक्ट रहे। इट मीन्स कि आपके हैंड के मूवमेंट के दौरान फोर फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही है या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब आपने आपको हाथ को इस तरह से ओरिएंट कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है फोर फिंगर और कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन को शो कर रहा है आपका थंब, सो डेफिनेटली जो सेंट्रल फिंगर होगी उस कंडक्टर से पास होने वाली करंट की डायरेक्शन को शो कर रही होगी। जो सेंट्रल फिंगर होगी इस कंडक्टर से पास होने वाली इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को शो कर रही होगी। सो फर्स्ट ओरिएंट योर हैंड सच दैट द फोर फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, देन रोटेट योर हैंड सच दैट द फोर फिंगर रिमेन्स पॉइंटिंग टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड बट thumb point in the direction of motion of the conductor. Thumb points in the direction of motion of conductor. Then central finger gives the direction of induced current. Central finger will give the direction of induced current. So बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का। इसका जो एप्लीकेशन है हम आगे और देखेंगे। मोटर्स, जब हम डीसी मोटर, एसी मोटर्स पढ़ेंगे तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का जो बेसिक एप्लीकेशन है वो हम जनरेटर में देखेंगे। हम लोग देखेंगे एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, उसमें किस तरह से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ होता है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। आपको पसंद आया होगा और आपने इससे काफ़ी कुछ समझा भी होगा। आपको किसी भी तरह की अगर कोई क्यूरीज होती है, किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, यू कैन व्हाट्सअप टू मी। आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद अब मैं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको सामने एक आइकॉन नज़र आ रहा है मेरे फेस का, आप उस पर क्लिक कीजिए।
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद आप एक बेल आइकॉन आता है, उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि जो मेरे लेक्चर्स हैं, फर्दर लेक्चर्स हैं, वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू।